नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता के न्यूज मित्रों को सबसे पहले नोटों की सत्ता से जुड़ी एक जरूरी जानकारी दे दें। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट बदलने की तारीख बढ़ा दी है। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो अब 7 अक्टूबर तक इसे आप बदल सकते हैं। बैंक में बिना कारण बताए आप इसे जमा करा सकते हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 2000 के जितने नोट सर्कुलेशन में थे उनमें से 96% नोट वापस आ चुके हैं। फिर भारतीय नेवी के मिस्टर इंडिया फॉर्मूले की बात होगी, जो फिल्मी नहीं बल्कि साइंस और नई तकनीक पर आधारित है। आपको एक वीडियो सबूत दिखाएंगे जिसमें ड्रेस पहनते ही सैनिक आंखों से ओझल हो जाता है। ये कैसे बड़े बड़े सैन्य ऑपरेशन में कारगर हो सकता है, आपको ये विस्तार से बताएंगे। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि महिला आरक्षण से बॉब कट वाली औरतें आगे आएंगी। हालांकि उन्होंने इस बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन सियासी घमासान जारी है। अचानक टीएमसी कार्यकर्ताओं के लिए बुक की गई ट्रेन कैंसिल होने पर बंगाल से दिल्ली तक राजनीति में उबाल है। 2 से 3 अक्टूबर को दिल्ली में टीएमसी प्रदर्शन करेगी। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में नोटिस भेजा है। यानी एक ही दिन में कोलकाता में पेशी है, जबकि दिल्ली में टीएमसी का प्रदर्शन है। सत्ता की वर्कशॉप में आज खालिस्तानियों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त के साथ बदसलूकी की गई। इसके खिलाफ भारत सरकार फुल एक्शन में है। ब्रिटेन में शिकायत की गई है, सरकार की मांग इस पे कार्रवाई की है। आज पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में रैली की। बिलासपुर में कांग्रेस पर जुबानी वार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में हर योजना में भ्रष्टाचार है। कांग्रेस वापस आई तो प्रदेश तबाह हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से राहुल गांधी ने बीजेपी पर बयानों के तीर छोड़े। कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। और अमेरिका में बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। आलम यह है कि न्यूयॉर्क जैसा हाईटेक शहर आसमानी आफत के आगे सरेंडर कर चुका है। यहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। अचानक आई बाढ़ से करीब 85 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ज्यादातर सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क ठप हो चुके हैं। तो सत्ता में आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक ऐसे वीडियो से जिसमें एक सैनिक एक अद्भुत ड्रेस पहनता है और अदृश्य हो जाता है, वो भी सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। सुनने में आपको बहुत फिल्मी लग रहा होगा। इस वीडियो को देखकर आपको साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया याद आ गई होगी, जिसमें ब्रेसलेट पहनते ही इंसान गायब हो जाता था। वो तो सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन यह भारतीय सेना की हकीकत है, जो बहुत जल्द दुश्मनों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में कारगर साबित हो सकती है। इसकी पूरी साइंटिफिक कुंजी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले ही आपको बता दें कि अगले 6 मिनट में भारत की रक्षा शक्ति के 3 सबूत हम आपको देने वाले हैं। पहली कुंजी नेवी की वीरा ड्रेस वाली है, जिसका एक छोटा सा ट्रेलर 28 सेकंड के वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे खास ड्रेस पहनते ही एक इंसान 5 सेकंड में गायब हो रहा है। सत्ता की शुरुआती कुंजी में हिंदुस्तान की वायु शक्ति के प्रमाण है, जो दूसरी कुंजी है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 65 लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। चिनूक, तेजस और रुद्र ने अपने हैरत अंगेज आसमानी करतब से हर किसी को हैरान कर दिया। आज अचानक क्यों ये लड़ाकू विमान एक्शन मोड में है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। सैन्य शनिवार वाली तीसरी कुंजी में वर्ल्ड वॉर वाले शौर्य की प्रचुर मात्रा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई की थी, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। इसी योगदान के सम्मान में लंदन में खास प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें भारतीय सैनिकों के साहस और शक्ति के सबूत हैं। तो सबसे पहले मिस्टर इंडिया वाले वीडियो की बात कर लेते हैं। यह सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय सेना के आधुनिक तकनीक से लैस होने का साक्ष्य भी है। इस वीडियो को गौर से देखिए। एक जवान ड्रेस पहनता है, थोड़ी देर में वो धुंधला हो जाता है, उसके बाद वो अचानक गायब हो जाता है। सोचिए किसी जंगी ऑपरेशन के दौरान दुश्मनों को इससे कितना बड़ा झटका लगेगा, जब भारत के जवान ड्रेस पहनेंगे और अचानक गायब हो जाएंगे। उसके बाद ऑपरेशन को वो अंजाम देंगे। दरअसल भारतीय नौसेना 4 से 5 अक्टूबर को स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन करने जा रही है, जहां करीब 75 स्टार्टअप कंपनियों की लेटेस्ट तकनीक को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसमें पीएम मोदी भी शामिल होने की उनकी खबर भी है। इसी सेमिनार में वीरा कैमोफ्लेज जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताया जाएगा, जिसके जरिए सैनिकों को एक तरीके से गायब करने वाला परिधान तैयार किया गया है। इसकी आधिकारिक जानकारी नौसेना की तरफ से दी भी जा चुकी है। अब इस वीडियो के साइंटिफिक पहलू को
समझ लीजिए। दरअसल भारतीय नौसेना के लिए वीरा टैक्टिकल डायनामिक्स ने कार्बन नैनो ट्यूब एयरजेल पर आधारित कपड़े विकसित किए हैं, जिनके जरिए नौसेना का जवान आंखों से ओझल हो जाएगा। वीरा टैक्टिकल डायनामिक्स के इस कपड़े के कई उपयोग हो सकते हैं। नौसेना इसे इंफ्रारेड कैमरों के खिलाफ दुश्मन की नजर से ओझल होने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इंसान इंफ्रारेड कैमरों में दिखाई नहीं देगा। रात को हमारे जो कमांडोज हैं, हमारी जो नौसेना के सैनिक हैं, जो नौसैनिक हैं, वो अब इस सूट को अगर पहन लेंगे तो इंफ्रारेड कैमरा, जिसको हम सब जानते हैं कि कैसे इंफ्रारेड कैमरा बॉडी हीट को आसपास के टेम्परेचर से जो फ़र्क है उस फ़र्क को पहचानता है और कैसे उसके फिर आउटलाइन आदमी की आ जाती है जो भी आगे बढ़ रहा है, और इससे आप रात को भी सुरक्षित नहीं है। इस सूट के पहनने से ये जो इंफ्रारेड जो सिग्नेचर है, जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड सिग्नेचर, वो गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो नौसैनिक हैं या हमारे जो सैनिक हैं, उनका जो एडवांस होगा, उनका जो मूव होगा, वो दुश्मन नहीं देख पाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है। और सत्ता में अब बात करते हैं हिंदुस्तान की वायु शक्ति वाली कुंजी की। आज भारतीय वायुसेना ने 91वें जो अपना स्थापना दिवस पर शौर्य दिखाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा तालाब पर एयर शो की जबरदस्त तस्वीरें दिखाई दी। इस दौरान आसमान में एक से बढ़कर एक फॉर्मेशन बनाए गए। एयर शो देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। भोपाल में तेजस ने टॉप स्पीड में हवा में गोते लगाए। तेजस की गर्जना से पूरा आसमान गूंज रहा था। आपको बता दें कि तेजस 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकता है। हवा से हवा, हवा से जमीन पर दुश्मन को टारगेट कर सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने भी एयर शो के दौरान दम दिखाया। बड़े तालाब पर आकर ठीक उसी तरह पोजीशन ली जैसे जंग में यह हेलीकॉप्टर दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए पोजीशन लेते हैं। चिनूक 315 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 740 किलोमीटर तक है। ये 22,000 किलो वजन उठाकर 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। आर्टिलरी, गोला बारूद और फ्यूल ले जाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भोपाल के एयर शो में 9 सूर्य किरण विमानों की शक्ति भी देखने को मिली। इन विमानों ने 6,000 फीट की ऊंचाई पर हीरे की आकृति बनाई। ये 695 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं और अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। भोजेश्वर महादेव के सम्मान में सेना ने त्रिशूल का फॉर्मेशन भी बनाया। 120 सेकंड के न्यूजीलैंड में देखिए कैसे 65 लड़ाकू विमानों ने हवाई ताकत से हर किसी को हैरान कर दिया।
और हिंदुस्तान की रक्षा शक्ति वाली अगली कुंजी को कुछ तस्वीरों से आपके सामने खोलते हैं। इस हेलीकॉप्टर की तस्वीर को आप जो देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। दरअसल लंदन के राष्ट्रीय सेना संग्रहालय में प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें भारत के उन सैनिकों के शौर्य को दिखाया जा रहा है जो उस दौरान ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे। ब्रिटिश भारतीय सेना प्रथम विश्व युद्ध के सैनिक शीर्षक के साथ एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाया गया है। अगली तस्वीर एक गन की है। बताया जा रहा है कि इस गन का इस्तेमाल भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इस म्यूजियम के अधिकारी ने बताया कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस प्रदर्शनी को लगाया गया है, जिसमें कई भारतीय सैनिकों की तस्वीरें हैं, उनके योगदान का जिक्र है। इसके अलावा कई कलाकृतियां हैं, दस्तावेज हैं, पदक हैं, जिनके जरिए भारतीय सैनिकों के शौर्य को दिखाया गया है। The history of Indian soldiers is very central to the National Army Museum. One of the first collections that were used to set up the National Army Museum way back in the 60s is our collection on Indian Army soldiers. And the history of the British Indian Army is key to what we're trying to tell here. And we wanted to demonstrate that by setting up this exhibition that looked specifically at the First World War soldiers. Because this is a temporary exhibition, it's actually taken about 6 to 8 months to pull together. तो आपको बता दें कि लगभग 14 लाख भारतीय जवान प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे। और अब वक्त है सत्ता की वर्कशॉप में चलने का, और आज वर्कशॉप में हम खालिस्तान के एंटी इंडिया वाले सबसे नए पैटर्न पर चोट करेंगे। और हम आपको ये बता दें कि हमें बार बार सत्ता की वर्कशॉप में पिछले कुछ दिनों में जो सबसे ज़्यादा लेकर चलना पड़ा है, वो ख़ास तौर से उन खालिस्तानियों को लेकर चलना पड़ा है जो गाहे बगाहे कभी ब्रिटेन में कभी कहीं और कोशिश में रहते हैं कि भारत के खिलाफ जो उनकी साजिशें हैं, जो उनका प्रोपोगेंडा है, उसे दुनिया के सामने वो रखते रहें। लेकिन हर बार उनकी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाता है। तो मैं जिस पैटर्न की बात कर रहा था, ये पैटर्न है अलग अलग देशों में भारत के उच्चायुक्तों को टारगेट करने का, उन्हें अपमानित करने का। और कहीं ना कहीं इस साजिश के प्रायोजक हैं कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो। इसलिए सत्ता की वर्कशॉप में हम खालिस्तान के साथ ट्रूडो की भी सुपर फास्ट सर्विस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सत्ता की वर्कशॉप का शटर हमने उठा दिया है। पहले आपको वर्कशॉप की टूल किट एक बार दिखा देते हैं। ये जो हमारी टूल किट है, जिसके ज़रिए हम तसल्ली बख्श मरम्मत की गारंटी देते हैं। आज पहले हम पेचकस की मदद लेंगे, और इस पेचकस की मदद इसलिए लेंगे कि ताकि ज़ोर शोर से जो उफान मारती खालिस्तानी ख्वाहिशें हैं, उनको थोड़ा पेचकस दिया जाए उनका। इसके बाद प्लास वाला भी एक आज हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसका ट्रीटमेंट देना होगा, और इससे हम जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान वाले प्रेम को लाइन पर ला करके थोड़ा अलाइन करेंगे। फिर वर्कशॉप का हमारा अगला टूल होगा हथौड़ा, और इस हथौड़े की ज़रूरत इस वक्त सबसे ज़्यादा खालिस्तानियों को है जो लगातार भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। खालिस्तान के जहरीले और नए एजेंडे पर चोट करना इस हथौड़े से बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मैं फिर से कह दूं कि ये जो टूल हम आपको दिखा रहे हैं, ये औजार हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रतीक के तौर पर हैं। असल में इस वैचारिक मरम्मत के जो हमारे असली औजार हैं, वो हमारे शब्द हैं, हमारे तर्क हैं, हमारे विचार हैं, और उसके साथ साथ हमारी रिसर्च है। इसके बाद हमें रिंच यानी पाना की भी कोई आवश्यकता फिलहाल आज लग नहीं रही है, क्योंकि खालिस्तान और खालिस्तान प्रेमियों के लिए ये 3 टूल ही काफ़ी हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। अब हम आपको वो वजह भी दिखा देते हैं जिसके लिए आज हमें सत्ता की वर्कशॉप में आना पड़ा। तो इसकी वजह और इसकी जड़ है एक ऐसा वीडियो जो स्कॉटलैंड से आया है। इसमें खालिस्तान के ऐसे खतरनाक मंसूबे हैं जिसे रोकना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। दरअसल ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी स्कॉटलैंड के ग्लासगो गुरुद्वारे पहुंचे थे, जहां उनकी गुरुद्वारा कमेटी के साथ एक मीटिंग थी। लेकिन जैसे ही दोराईस्वामी कार से पहुंचे, उन्हें खालिस्तानियों ने घेर लिया, उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें कार से उतरने नहीं दिया और वापस ना आने की धमकी भी दी। जैसे वियना समझौते के मुताबिक ये हर देश का कर्तव्य है कि वो अपने यहाँ विदेशी राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में भारतीय राजनयिकों के साथ पहले भी ऐसी हरकतें हो चुकी हैं, क्योंकि इन देशों में लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर ऐसे आतंकी संगठनों को डिस्काउंट मिला हुआ है। भारत सरकार ने हमेशा ऐसी घटनाओं का कड़ा विरोध किया है, और इस बार भी सरकार ने सख्ती से अपनी बात रखी। भारत सरकार ने ब्रिटेन के सामने स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त की बदसलूकी का यह मुद्दा उठाया और खालिस्तानियों की करतूत का विरोध किया। फौरन एक्शन लेने की भी सरकार की तरफ से मांग की गई। यानी खालिस्तानियों की करतूत पर भारत सरकार ने पेच कस दिए हैं। जवाब में ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा
कि उसके लिए विदेशी राजनयिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन जिस तरह से दूसरे देशों में भारत के खिलाफ खालिस्तान का जहरीला एजेंडा और हिमाकत बढ़ती जा रही है, उससे भारत में गुस्सा बहुत है। जरा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੱਸ हो गया? ਯੂ ਬੀਇੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ आस्था है, श्रद्धा है, उस पर जब प्रहार होता है तो निश्चित तौर से जो ओपन वर्ल्ड है, उस ओपन वर्ल्ड में जो है वो उस पर कई सवाल खड़े होते हैं और जो कुछ भी है उससे हम सहमत नहीं हैं, गलत है। सरकारें, वहाँ की सरकार, कनाडा की सरकार और इंग्लैंड की सरकार ऐसे मामलों को, ऐसी घटनाओं को नज़रअंदाज करते हैं राजनीतिक दृष्टि से, जो दोनों देशों के आपसी संबंध के लिए सही नहीं है, वो खेदजनक है। इस प्रकार के लोगों को छूट दे रहे हैं जो कि उनकी धरती पे जाकर वहाँ के हिंदुओं को, जो कैनेडियन हिंदूज हैं, उनको भी धमकाते हैं और कहते हैं कि आप कनाडा छोड़िए। वैसे सत्ता की वर्कशॉप में जो काम आज हम कर रहे हैं, वही काम अमेरिका में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी किया, जिन्होंने न सिर्फ खालिस्तानियों के लिए मचलने वाले कनाडा और उसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तसल्ली बख्श मरम्मत की, बल्कि आतंकी निज्जर पर कनाडा के झूठे आरोपों के ढीले नटबोल्ड तथ्यों के साथ टाइट कर दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप थोड़ा गौर से सुन लीजिए। My understanding is the word used by the Canadians is allegation. So, you used a different word. I think the word they used was allegation. So, I've already, I think, answered it starting with Lalit, which is, we've always said that, look, if there is information, let us know. So, our doors, I want to make one thing very clear. It's not that our doors are shut to looking at something. If there is a requirement for us to look at something, we are open to looking at it. But, I then expect, somewhere, some pointer, something for me to look at. तो आप कह सकते हैं कि विदेश मंत्री ने ये जो सबसे बड़ी वाली रिंच है ना, जिससे बहुत अच्छी तरीके से टाइट किया जा सकता है, उससे जस्टिन ट्रूडो जैसे लोगों को ठीक तरीके से टाइट किया और अमेरिका के सामने टाइट किया। भारत की इसी वैचारिक रिपेयरिंग की वजह से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की अकड़ अब ढीली पड़ रही है। निज्जर की हत्या के बाद हवाई दावों के दम पर हेकड़ी दिखाने वाले ट्रूडो की गर्मी अब दिन के साथ कम होती जा रही है और जैसे जैसे ये गर्मी कम हो रही है, वैसे वैसे उनके बयान नरम पड़ते जा रहे हैं और दावे पंचर भी होते जा रहे हैं। ट्रूडो के बयानों के पेच कितने ढीले पड़ गए हैं, ये भी आप जरा गौर से देखिएगा। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. And we are there to work constructively with India, and we hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter. India is a growing economic power and important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. तो जस्टिन ट्रूडो को आपने 4 बयानों में सुना और आप समझ गए कि जब भारत ने ठीक तरीके से उनके पेच टाइट किया, तो उसके बाद वो जो भारत पर अपने पहले बयान में आरोप लगा रहे थे, उसके बाद में आखिरी बयान में उन्हें भारत की तमाम तरीके की जो विकास है, तमाम तरीके की जो तरक्की है, वो सब कुछ दिखाई देनी शुरू हो गई। सत्ता की वर्कशॉप में खालिस्तान से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट भी आपको दे देते हैं। भारत में खालिस्तानी एजेंडे पर जिस तरीके से चोट हो रही है,
उसे देखकर आप कह सकते हैं कि हमारी भारतीय एजेंसियों ने भी एक अर्जेंट वर्कशॉप शुरू कर दी है, जिसमें खालिस्तान के आतंकवादियों, उनके समर्थकों और खालिस्तानी प्रेमियों की पूरी तसल्ली के साथ मरम्मत की जा रही है। खालिस्तानी एजेंडे पर भारत का हथौड़ा तेजी से चोट कर रहा है। इस साल यानी 2023 में अब तक करीब 100 खालिस्तानी आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारत में गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 48 खालिस्तानी समर्थकों को पंजाब पुलिस ने और 55 खालिस्तानी आतंकवादियों और समर्थकों को NIA ने गिरफ्तार किया। पिछले कई सालों के मुकाबले खालिस्तानी एजेंडे पर यह सबसे बड़ी चोट है। खुलासा हुआ है कि पकड़े गए आतंकवादी और समर्थक कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, पाकिस्तान और UAE में बैठे खालिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे। इनके अभी तक 87 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, 13 प्रॉपर्टी अटैच की गई हैं, 331 डिजिटल डिवाइस, 41 कागजात और 2 गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। तो अब सत्ता की वर्कशॉप में मरम्मत से निकले 3 मैसेज भी आपको बता देते हैं। पहला मैसेज खालिस्तानियों के लिए है कि भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इलाज बहुत ही तसल्ली बख्श होगा। दूसरा मैसेज जस्टिन ट्रूडो के लिए, झूठ बोलने वालों को बाद में बयान बदलने पड़ते हैं और फिर शर्मिंदा भी होना पड़ता है। और आज का तीसरा मैसेज न्यूज मित्रों के लिए, एंटी इंडिया एजेंडाबाजों और उनके झूठ से थोड़ा सावधान रहिए। वैसे हम आपको बता दें कि हम आपको लगातार सत्ता की वर्कशॉप में ऐसे एजेंडाधारियों से लगातार सावधान करते रहेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में खासतौर से जो खालिस्तानी भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में रच रहे हैं, वो एक चिंता का सबब तो है, लेकिन उसके बावजूद उनकी हर इस साजिश पर भारत बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है और कार्रवाई भी करवा रहा है। अब हम आपको देश के एक ऐसे गांव में लेकर चल रहे हैं जिसे यूट्यूबर्स का गांव कहा जाता है, और इसकी वजह यह है कि यहां रहने वाले 85 साल के बुजुर्ग से लेकर 5 साल का बच्चा तक सब यूट्यूब वीडियो बनाते हैं और इनमें से कई लोग तो अपने यूट्यूब चैनल से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। ये दिलचस्प गांव है छत्तीसगढ़ में, जो अक्सर नक्सली वारदातों के लिए बदनाम रहा है, लेकिन इसी छत्तीसगढ़ के रायपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक तुलसी गांव है, जहां रहने वाले यूट्यूबर्स अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के इस तुलसी गांव की आबादी करीब 6000 है और इनमें करीब 1100 लोग यूट्यूबर्स हैं, यानी या तो उनका खुद का यूट्यूब चैनल है या फिर किसी दूसरे यूट्यूब चैनल के लिए वो वीडियो बनाते हैं। इस लिहाज से इस गांव का हर 6 में से 1 आदमी यूट्यूबर है। आमतौर पर अक्सर किसी गांव की पहचान जात, बिरादरी के नाम पर या फिर उस गांव की किसी पुरानी परंपरा के नाम पर होती है, लेकिन इस गांव की पहचान यहां के यूट्यूबर्स हैं। इस तुलसी गांव में पहला यूट्यूब चैनल वर्ष 2016 में जय वर्मा और ज्ञानेंद्र नाम के 2 दोस्तों ने शुरू किया था, लेकिन अब इस तुलसी गांव में 35 से 40 यूट्यूब चैनल्स खुल चुके हैं और कई मोनेटाइज भी हो चुके हैं, यानी उनसे कमाई भी की जा रही है। वैसे इन यूट्यूबर्स को हीरो बनाने वाला डायरेक्टर यहां का जिला प्रशासन भी है, जिसे इस बात की जानकारी मिली कि गांव के लोगों में एक खास टैलेंट है, लेकिन इतने संसाधन नहीं है। फिर प्रशासन की ओर से 25 लाख रुपए की लागत से गांव में एक स्टूडियो बनवाया गया और नाम रखा गया हमर फ्लिक्स। बड़ी बात यह कि इस हमर फ्लिक्स स्टूडियो में यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सभी आधुनिक संसाधन हैं। ड्रोन कैमरे से लेकर महंगे महंगे DSLR कैमरे तक उपलब्ध है। उस स्टूडियो के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है, जिसकी मदद से इस गांव के बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं सब यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। अब हम इस गांव के लोगों से आपको मिलवाते हैं और एक दिलचस्प रील आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पहले अच्छे जॉब में थे, लेकिन इस ओर उनका आकर्षण बढ़ा तो उन्होंने ये यूट्यूब में अपना काम स्टार्ट किया। अभी जो यहाँ पे हमारे फिक्स सिस्टम मिला हुआ है, वो हमको थोड़ी सी हमारे टाइम को कंज्यूम बचाएगा, हमको कंज्यूमिंग रहेगा। साथ में मोटिवेशन ऐसा है कि आसपास एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे से कि हम अच्छा वीडियो करते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो सरकार हमारी मदद करती है। आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ करीब 40 से ज़्यादा यूट्यूब के चैनल हैं और बहुत सारे करीब 200 युवा इससे जुड़े हुए हैं। कुछ के बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा है उनका बेस, और काफ़ी अच्छी आमदनी भी उनकी हो रही है। हम लोग मोबाइल से एडिट करते थे तो क्या हुआ
कि काम ज़्यादा बढ़ गया ना, तो वो मोबाइल से एडिट करते नहीं बनता था, ये दिक्कतें थी। तो उसके बाद सरकार को पता चला कि हम लोगों का जो गांव है वो यूट्यूबर विलेज है, तो उन्होंने फंड इरेज करके हमें ये सिस्टम दिया है, और जिससे अभी हमारे काम को थोड़ा स्पीड मिला है। और सत्ता में अब बात हमारे कुछ नेता ऐसे जिन्हें इन मुद्दों से इतर महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने में काफ़ी आनंद मिलता है। हमने आपको एक सरकार वो दिखाई जिन्होंने यूट्यूबर्स के गाँव को एक सुविधा दी और लोगों को कंस्ट्रक्टिव दिशा में आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बयानबाजी करते हैं। वो महिलाओं के रंग रूप, उनके पहनावे और उनके मेकअप पर छींटाकशी करते हैं। इस बार ये काम किया है लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। महिला आरक्षण बिल से परेशान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर बॉब कट और क्रीम पाउडर लिपस्टिक वाली औरतें नौकरी में आ जाएंगी, फिर क्या आपके घर की महिलाओं को उनका हक मिलेगा? एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर आगे की बात करते हैं। महिला का आरक्षण कीजिए, मगर उस महिला के आरक्षण में अत्यंत दूसरा का भी कोटा तय कर दीजिए तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर कि वो पाउडर लिपस्टिक वाली बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी महिला आरक्षण में पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत कर रहे थे, लेकिन बॉब कट और क्रीम पाउडर लिपस्टिक वाली महिला जैसे शब्द के इस्तेमाल से उनकी छिपी हुई सोच सामने आ गई। अब वो बीजेपी के निशाने पर हैं, बीजेपी से महिलाओं का अपमान बता रही है। आरजेडी के सहयोगी दल भी अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से नाराज हैं। हालांकि मामले को बिगड़ते देखकर सिद्दीकी जी ने सफाई दी है, कहा है कि उनका वो मतलब नहीं था जो समझा गया। वैसे नेताओं की सफाई में यह सबसे कॉमन बहाना होता है कि गलत मतलब निकाला गया, तोड़ मरोड़ कर हमारे बयान को पेश किया गया। महिला के नाम पर कि वो पाउडर लिपस्टिक वाली बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में। बिहार आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। इसको मैं दोहरा नहीं सकता। ये देश की नारी शक्ति का अपमान है। मैं कहूंगी कि छोटे बालों वाली महिला भी आएंगी, फटी हुई जीन्स वाली महिलाएं भी आएंगी, क्योंकि हर महिला जो वोट करती है उनका अधिकार होता है, उनका सपना होता है, और उनका अगर विजन है कि पार्लियामेंट में आकर भागीदारी लें, तो वो उनका एक राइट है। कि व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये उनकी धारणा गलत है। वैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी विवादित बयान देने और फिर सफाई देने के लिए काफी मशहूर हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने बच्चों से विदेश में बसने के लिए कहा क्योंकि भारत में अब माहौल अच्छा नहीं है। बीजेपी ने जब इसे मुद्दा बनाया तो उन्होंने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाल लिया गया। आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू यादव के काफी करीबी हैं। बहुत कम उम्र में ही वो विधायक बन गए, कई साल तक मंत्री रहे। उनकी बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जो नेता अपने बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हो, लेकिन लिपस्टिक, पाउडर और मेकअप करने वाली महिलाओं पर ऐसी राजनीतिक छीटाकशी करे, तो समझिए कि उसकी राजनीति में कितना गोलमाल है और राजनीति का स्तर क्या है। भले ही भारत में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, लेकिन इस मानसिकता को कैसे बदला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। वैसे जब हम महिलाओं के अपमान की बात कर रहे हैं, तो कल हुई एक घटना की तस्वीर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने यूपी विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर मेरठ की हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ा था। अर्चना कांग्रेस के अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं के प्रमुख चेहरों में से एक रही हैं। ऐसा दावा है कि महिला आरक्षण विधेयक के पास होने पर वो प्रियंका गांधी से मिलकर उन्हें बधाई देना चाहती थी। कल इसके लिए वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी। अर्चना गौतम और उनके पिता को पीटा गया, बाल खींचे गए, नारेबाजी की गई। अर्चना गौतम के पिता जमीन पर गिर गए। मारपीट का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। जनगणना और परिसीमन के बाद आरक्षण लागू हो जाएगा, लेकिन महिला विरोधी मानसिकता असल समस्या है।
महिलाओं को अपमानित करना, उनके रंग पर कमेंट करना, उनके मेकअप पर कमेंट करना, उनके साथ मारपीट करना, जब तक इस स्थिति में बदलाव नहीं होगा तब तक सही मायनों में महिला आरक्षण और महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने का जो दावा है वो अधूरा ही माना जाएगा। और अब बात राजनीतिक रैलियों में छिड़े सियासी संग्राम की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपने पहले चुनावी दौरे के लिए मध्य प्रदेश में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में। दोनों नेताओं ने भ्रष्टाचार और जाति जनगणना के मुद्दे पर एक दूसरे पर खूब हमले किए। इस भाषण पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए एक छोटी लेकिन बहुत ही धमाकेदार रील तैयार की है, जिसे आप जरूर देखिए। इससे आपको चुनावी राज्यों के सियासी तापमान का अंदाजा लगेगा। आज छत्तीसगढ़ आतंक, भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में ये नहीं किया है। मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस समाज को गाली भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है, इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है।